अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने देखा है, लेकिन अग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल होने के लिए कुछ कंडीशंस दी थी सेक्शन 10 में, वो भी हमने देखी थी। अभी सबसे पहला इसेंशियल क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है अग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल होने के लिए, वो है एक वैलिड ऑफर। जब तक ऑफर ही वैलिड नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो सकता है। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि एक वैलिड ऑफर क्या होता है और उसके क्या इसेंशियल्स होते हैं। तो इस सेक्शन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे क्योंकि इसी लाइंस में इसके सारे इसेंशियल्स मेंशन की हैं। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर मतलब यहाँ दो पर्सन है, तो वैलिड ऑफर होने के लिए दो लोग चाहिए, मिनिमम दो लोग चाहिए। हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। हिज विलिंगनेस मतलब क्या, जो ऑफर कर रहा है उसकी वो इच्छा होनी चाहिए, ओके, उसका इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को कुछ ऑफर दे रहा है, क्या, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए भी वो ऑफर दे रहा है या फिर कुछ ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है कि तू अगर मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं तुझे 10 लाख रुपीस दूंगा, और इसका है कि अगर तू मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 10 लाख रुपीस दूंगा। तो ऑफर दोनों के लिए हो सकता है। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। विद अ व्यू मतलब क्या, जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसका इंटेंशन है, इंटेंशन क्या है, ये जो दूसरा पर्सन है उससे असेंट लेने का, मतलब वो जो ऑफर कर रहा है इस इंटेंशन से कर रहा है कि सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। एक तो फिर एक्सेप्ट कर सकता है या तो फिर रिजेक्ट कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो उस इंटेंशन से कर रहा है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब ये एसेंट किस बात पे है, सच एक्ट और सच एब्स्टिनेंस, मतलब जो एक्ट करने के लिए वो ऑफर कर रहा है उस पे असेंट होना चाहिए, या फिर वो जो एब्स्टिनेंस है उस पे असेंट सामने वाले का होना चाहिए। इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तभी वो एक वैलिड प्रपोजल बन सकता है। अब एक वैलिड प्रपोजल के इसेंशियल्स देखते हैं उसके केस लॉस के साथ। तो डेफिनेशन में सबसे पहला इसेंशियल क्या देखा था कि टू पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, यानी जो प्रपोजल कर रहा है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि दोनों में लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है। इसका सबसे फेमस केस है बैल्फर वर्सेस बैल्फर का, हस्बैंड वाइफ का केस है ये। तो हस्बैंड वाइफ इंग्लैंड में गए थे और किसी कारण इंग्लैंड में जाने के बाद वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उस वजह से वो अपनी कंट्री में वापस नहीं आ पाई। तो हस्बैंड ने वाइफ को ये प्रॉमिस किया कि मैं तुझे हर महीने 30 पाउंड्स दूंगा एज अ मेंटेनेंस। कुछ महीने बाद चली, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए, उसकी वजह से हस्बैंड ने ये 30 पाउंड्स देना उसको बंद कर दिया। तो वाइफ ने सूट फाइल किया हस्बैंड पे कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हस्बैंड मुझे हर महीने 30 पाउंड्स देगा एज अ मेंटेनेंस। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉमिस हुआ था, जो अग्रीमेंट हुआ था, वहां पे इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, और क्योंकि इनके बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था तो इसका जो ऑफर था वो वैलिड नहीं था। इसका जो ऑफर है वो अगर वैलिड ही नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तीसरा एसेंशियल ये है कि ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। सेक्शन 29 भी ये कहता है कि अगर ऑफर ही अनसर्टेन हो, ऑफर में अनसर्टेनिटी हो, तो अग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि ए बी को ऑयल सेल करेगा, लेकिन ये अग्रीमेंट में एग्जैक्टली कौन सा ऑयल है, प्राइस क्या है, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया था, यानी उसमें बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड बन जाएगा। अभी चौथा इसेंशियल है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका सबसे फेमस केस देखते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। तो गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो मिसिंग था, तो गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड रखा था कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 50,000 रुपीज़ दूंगी एज अ रिवॉर्ड। तो लालमन शुक्ला इनका सर्वेंट था, तो इनको ये ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं था, और जब इनको बात पता चली कि इनका नेफ्यू मिसिंग है तो उन्होंने उसको ढूंढ लाया इनके पास, और जब ढूंढ के इनके पास लाया उसके बाद इनको पता चला कि इन्होंने तो 50,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड रखा था। तो अभी उसके बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने जो रिवॉर्ड रखा था वो मुझे चाहिए। तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि जब इन्होंने ऑफर दिया था, इस ऑफर के बारे में इनको तो नॉलेज ही नहीं था। अगर ऑफर के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो उसको आप एक्सेप्ट कैसे करोगे, तो जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक वो अग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो इनके बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो अगर वैलिड ऑफर ही नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो ये अग्रीमेंट नहीं बनेगा और इनको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एसेंशियल देखते हैं, ऑफर मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट।
सामने वाले से असेंट लेने के इंटेंशन से मैंने कुछ ऑफर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मेरे फ्रेंड से कहा कि आई रियली वॉन्ट टू सेल माई बाइक, ये इनफ नहीं है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि वुड यू लाइक टू परचेस इट। तो दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल्स कि सामने वाले से असेंट लेने के इंटेंशन से मैंने उसको कुछ पूछा है। नेक्स्ट है ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है वर्ड्स में, आप एक तो बोल रहे हो या तो फिर रिटर्न में पूछ रहे हो, एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? कंडक्ट से। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब बस स्टॉप पे कोई बस आती है तो कंडक्टर बाहर आके पूछता नहीं है कि वुड यू लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, नहीं, वो सीधा आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी कंडक्ट से बता रहे हैं, कंडक्ट से वो ऑफर दे रहे हैं लोगों को, पैसेंजर्स को, कि आप आओ। और एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? एक तो आप पूछ सकते हो या तो फिर लिख सकते हो, रिटर्न में भी आप ऑफर दे सकते हो। अब लास्ट एसेंशियल है कि ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है जो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को किया जाता है, जनरल ऑफर भी हो सकता है जो पब्लिक एट लार्ज में किया जाता है। तो इसका एक सबसे फेमस केस देखते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस। इसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी जिसने एक ऐड दिया था कि उनके जो स्मोक बॉल्स हैं वो एक इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ करेगा तो किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर होगा तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड्स का। तो मिसेस कार्लिल ने इंस्ट्रक्शंस के साथ वो स्मोक बॉल्स यूज़ किए, लेकिन उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हुआ तो उन्होंने ये 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड क्लेम किया। अब कंपनी का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो ऐड दिया था उन्होंने वो एक सीरियस ऑफर नहीं था, और अगर सीरियस ऑफर ही नहीं है तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो इस केस में कोर्ट का ये कहना था कि जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु फुलफिल्स द कंडीशन। इसलिए इन्होंने जब वो कंडीशंस फुलफिल की उसी टाइम पे वो ऑफर जो थी पब्लिक एट लार्ज में की थी वो एक्सेप्ट हुई थी। तो इनके बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रपोजल देखते हैं। पहला है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जब कोई प्रपोजल, कोई ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को की जाती है तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल और पब्लिक ऑफर, जब कोई ऑफर पब्लिकली की जाती है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को तो उसको जनरल ऑफर कहेंगे। काउंटर प्रपोजल को अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मान लो ए ने बी को एक प्रपोजल दिया कि वुड यू लाइक टू परचेस माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज़। अभी ए ने बोला कि हाँ मुझे बाइक चाहिए, लेकिन 40,000 रुपीज़ में देगा क्या? अभी ये जो बी ने प्रपोजल दिया, काउंटर प्रपोजल 40,000 रुपीज़ का, जिस टाइम पे बी ने काउंटर प्रपोजल दिया है उसी टाइम पे ए का जो ओरिजिनल प्रपोजल था वो खत्म हो गया। तो जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रपोजल देती है तो दूसरे पार्टी को वो विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, और अगर कंडीशन के साथ वो एक्सेप्ट कर रहा है तो जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे वो कंडीशन ऐड करता है वो काउंटर प्रपोजल बन जाता है, और जिस मोमेंट पे अगर वो कंडीशन ऐड कर रहा है तो उसी मोमेंट पे ये जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो काउंटर प्रपोजल है इसमें बी बन जाता है प्रपोजर और ए बन जाता है प्रपोजी। यानी अभी ए के पास ऑप्शन है कि वो रिजेक्ट कर सकता है बी का ऑफर। अब ये क्रॉस प्रपोजल क्या होता है? मान लो ए ने बी को एक पोस्ट भेजा कि वुड यू लाइक टू परचेस माई आईफोन, और उसी टाइम पे बी ने भी ए को सेम पोस्ट किया था कि तुझे तेरा आईफोन बेचना है। तो सेम कॉन्वर्सेशन हुआ था सेम टाइम पे, तो ये हो गया क्रॉस प्रपोजल। तो जब दो लोग सेम प्रपोजल सेम टाइम पे कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और उसी टाइम पीरियड में आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू ऑफर। अभी ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से देखते हैं। अब ऑफर क्या है? कोई पर्सन पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू परचेस माई लैपटॉप, ये हो गया ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? किसी स्टोर में एक लैपटॉप रखा है डिस्प्ले पे, वहाँ पे उसका प्राइस रखा है, तो कोई भी कस्टमर आके वो ऑफर दे सकता है वहाँ पे कि ओनर को कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए। तो ये जो डिस्प्ले पे रखा हुआ लैपटॉप है ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। इन्विटेशन है कस्टमर्स के लिए कि आप आओ, आप ऑफर करो ये परचेस के लिए। तो जब कोई कस्टमर डिस्प्ले में रखा हुआ लैपटॉप लेके काउंटर पे जाता है परचेस करने के लिए, तो वो एक्चुअली में ऑफर होता है, ऑफर टू परचेज द लैपटॉप। और यहाँ सेलर के पास ऑप्शन है कि वो आपका ऑफर रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी के जो इसेंशियल्स हैं, एक्सेप्टेंस,
कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन एंड फ्री कंसेंट, इन सब पे एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।